बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 8 के साथ। 7 लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक लाजमी करें। तो लेक्चर नंबर 8 का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एंड रोल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में द लाहौर रेजोल्यूशन में मार्क्स आर डिसिसिव टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो लाहौर की रेजोल्यूशन थी, करारदाद लाहौर थी, उसने मुसलमान जो इंडियन मुसलमान थे, बरसगीर के जो मुसलमान थे, उनके लिए जो पॉलिटिकल उनकी सियासी जो तारीख थी उसमें एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। It was passed on 23 March 1940 during the annual session of the All India Muslim League at Lahore। ये 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई, पेश की गई, पास की गई। वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास होता था लाहौर में, वहाँ पे जो मंटो पार्क है जिसको अब इकबाल पार्क के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पे ये मंजूर की गई थी। बिफोर दिस रेजोल्यूशन मुस्लिम वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स विद इन अ यूनाइटेड इंडिया। तो मुतहदा बरसगीर में जो मुसलमान थे, इस रेजोल्यूशन से पहले, वो इस करारदाद से पहले, वो अपने जो आइनी हकूक थे उनकी जो हफाजत थी उसकी डिमांड कर रहे थे। हाउ एवर दिस इवेंट ट्रांसफॉर्म्ड देयर डिमांड इनटू द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स। तो यही जो मुसलमानों की डिमांड थी, जो उनके आइनी हकूक थे, उनकी हिफाजत जो थी, इसकी डिमांड जो थी, वही फिर एक आज़ाद मुसलमान रियासत को वजूद में लाने का सबब बनी। दिस रेजोल्यूशन इज़ कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इस करारदाद को पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। आल्दो द टर्म पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। लेकिन जो पाकिस्तान की टर्म थी, जो पाकिस्तान का लफ्ज़ था, वो असल जो डॉक्यूमेंट था, यानी कि जो जहाँ पे ये करारदाद लिखी गई थी, वहाँ पे जो असल डॉक्यूमेंट में वो पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। इट लेड द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन फॉर द इवेंचुअल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। तो ये एक नज़रियाती और सियासी बुनियाद फ्राहम की इसने 1947 में जो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ठीक है, ये जो करारदाद लाहौर थी 1940 में पेश की गई, इसने पाकिस्तान के नज़रियाती और सियासी बुनियाद फ्राहम की पाकिस्तान को बनने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नीड ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। तो करारदाद लाहौर जो है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? द लाहौर रेजोल्यूशन वाज द रिजल्ट ऑफ अकमलेटेड पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो नज़रिया है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता गया। कोई लीडर आया, किसी रहनुमा ने किसी तरह इसको देखा, जिस तरह के कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने। और जो मुसलमानों में सियासी खौफ व हिरास था, उसकी वजह से हमें जो है वो लाहौर करारदाद लाहौर की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फेल्यूर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एफर्ट्स लाइक द लखनऊ पैक्ट इनिशियली प्रमोटेड कोऑपरेशन बट लेटर डेवलपमेंट्स क्रिएट मिसट्रस्ट। तो शुरू में जो जिस तरह की कोशिशें की गई मुस्लिम और हिंदू इतिहाद के लिए, जिनमें लखनऊ पैक्ट 1916 का जो है वो काबिल ज़िक्र है। बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई ताकि हिंदू और मुस्लिम जो इतिहाद है वो कायम रखा जाए, लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती गई। कांग्रेस इंक्रीजिंगली क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस इग्नोरिंग मुस्लिम कंसर्न्स। कांग्रेस जो थी उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के नारे तो लगाए कि वो तमाम लोगों की वो जो है वो नुमाइंदा जमात है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुसलमानों के हकूक़ जो हैं उसको इग्नोर कर रही है। कांग्रेस का रूल जो था 1937 से 1939 तक, वो भी इस रेजोल्यूशन यानी इस करारदाद की ज़रूरत बना। आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शन कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन सेवरल प्रोविंसेस। तो जब इलेक्शन हुए 1937 के, तो कांग्रेस ने बहुत से सूबों में अपनी हुकूमत बनाई। मुसलमानों को ये चीज़ नज़र आई कि उनको कल्चरल डोमिनेशन यानी कि प्रमोशन ऑफ हिंदू ओवर उर्दू। मुसलमानों ने ये देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदी को उर्दू पर प्रमोट कर रही है, यानी कि हिंदी को उर्दू को रिप्लेस कर रही है हिंदी के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे मातरम इन स्कूल्स। और वंदे मातरम का जो तराना था वो स्कूलों और सरकारी अदारों में पढ़ा जाने लगा। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो जॉब और इंतज़ामिया के मामला थे, वहाँ पे भी मुसलमानों के साथ गैरों वाला सलूक किया जाता था। दिस क्रिएटेड फियर ऑफ हिंदू राज। तो
इस चीज़ से उन्हें हिंदू राज यानी कि हिंदुओं की जो हुकूमत थी, परमानेंट जो हिंदुओं की हुकूमत थी, जिसमें मुसलमान जो थे वो सियासी और समाजी तौर पर दब जाना था उन्होंने, तो उन्हें इस चीज़ का खौफ नज़र आने लगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पेश की गई। प्रिपेयर्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू इट रिजेक्टेड। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उनके अंडर ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में। तो इसने क्या किया था, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम पॉलिटिकल सेफ गार्ड यानी मुसलमानों की जो सियासी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत, उन उसको कम्प्लीटली तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुसलमानों की ज़रूरत थी, मुसलमानों के जो हकूक़ थे उनकी हिफाजत मुसलमानों की ज़रूरत थी, तो ये नेहरू रिपोर्ट ने उनको बिल्कुल जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। दिस कन्विंस मुस्लिम दैट कांग्रेस वुड नॉट प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो इस वजह से उनको पता चल गया मुसलमानों को कि जो कांग्रेस है वो उनके हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगी। नेक्स्ट डी पॉइंट है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स। वेरियस रिफॉर्म्स लाइक साइमन कमीशन 1927 में हुआ था, ये आपने डेट याद रखनी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर 1932 तक है। फेल्ड टू एड्रेस मुस्लिम डिमांड्स इफेक्टिवली। तो जैसा कि ये मैंने आपको दो बताई हैं, साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये मुसलमानों के जो हकूक़ थे, जो मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ थे, वो उनको डिस्कस करने में भी फेल रहे थे। यानी कि उनको जो था वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे थे, मुसलमानों के कोई भी हकूक़ की बात नहीं किसी भी फोरम पे की जा रही थी। नेक्स्ट है राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। मुस्लिम्स इंक्रीजिंगली व्यूड देमसेल्व्स एज ए डिस्टिंक्ट नेशन बेस्ड ऑन। मुसलमान जो थे वो अपने आप को एक अलहदा कौम के तौर पर देखते थे, जिसकी बुनियाद रिलीजियन यानी इस्लाम था, कल्चर था, हिस्ट्री थी, सोशल सिस्टम था। दिस लेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो यही चीज़ जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बनी और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेशन टाइमलाइन एंड पार्टिसिपेंट्स। जो करारदाद लाहौर का सेशन था, टाइमलाइन उसका टाइम क्या था और उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, उसकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। 1930 अलामा इकबाल सजेस्ट इंडिया आइडिया ऑफ मुस्लिम स्टेट। 1930 में अलामा इकबाल ने एक मुसलमान रियासत का आइडिया या नज़रिया पेश किया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो था वो पाकिस्तान का जो नाम था वो तजवीज़ किया था। 1937 से 1939 तक कांग्रेस का रूल था, जो कि मुसलमानों के हकूक़ को गज़ब कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे मुसलमानों के हकूक़ को। 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर सेशन जो हेल्ड हुआ था, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास था वो मंटो पार्क लाहौर में किया गया था। ठीक है। 23 मार्च 1940 को ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई थी। अब इसके सेशन डिटेल्स देखते हैं। वेन्यू इसका क्या था वो मैंने लाहौर मिंटो पार्क बता दिया था। ऑर्गेनाइज इसको किसने किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। तो तकरीबन इसमें 1 लाख लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे। ठीक है। दिस शोड दैट मुस्लिम लीग हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मास पॉलिटिकल मूवमेंट। तो इस चीज़ ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि जो मुस्लिम लीग है अब वो एक छोटी जमात नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जमात बन गई है। इसमें जो मेन पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने मेन इसकी शमूलियत इख्तियार की, तो मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट थे, सेंट्रल लीडर थे, मरकज़ी रहनुमा जो थे वो कायदे आज़म थे। ए के फजलुल हक जो थे वो मूवर ऑफ रेजोल्यूशन, जो यानी कि इस करारदाद को पेश कर रहे थे, वो ए के फजलुल हक थे। चौधरी खलीकुल ज़ुमा इसके सपोर्टर थे। लियाकत अली खान क्लोज एसोसिएट ऑफ जिन्ना थे, और जो लियाकत अली खान थे वो कायदे आज़म के करीबी साथी थे। डेलीगेट्स फ्राम पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP एंड अदर रीजन्स। तो बहुत सारे बरसगीर के जो हिस्से थे, जिस तरह पंजाब, बंगाल, सिंध, KP के और बहुत सारे दूसरे जो खित्ते थे, वहाँ से बहुत सारे वफद जो लोगों के थे वो मंटो पार्क लाहौर में पहुँचे थे। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था, अब हम देखते हैं कि इस करारदाद का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो बहुत काफ़ी लंबा था। यहाँ पे हम जो है वो सिंपल जो है उसका जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान वुड वर्क अनलेस एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें ये लिखा गया था, कोई भी प्लान जो है, आइनी प्लान, कोई भी आइनी प्लान या जो भी मंसूबा है वो उस वक़्त तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक तमाम मुसलमान उसको एक्सेप्ट ना कर लें। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, जिस तरह के पंजाब है, सिंध है, NWFP है, KP के जिसको KP के और साथ बलूचिस्तान। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल, असम शुड बी ग्रुप्ड इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये बोला गया था कि ये जो इलाके हैं इनको अलहदा एक आज़ाद रियासतों के तौर पर आज़ाद कर दिया जाए। सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, इंडिया इज़ नॉट वन नेशन।
ठीक है, जो बरसगीर है वो एक कौम नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नेशंस। तो इसमें बहुत सारी कौमें आबाद है। मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन, और मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है। दे नीड देयर ओन होमलैंड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। तो ये मुसलमान जो है वो अपना एक अलहदा वतन चाहते हैं, ताकि जहाँ पे वो अपनी सियासी और इस्लामी शनाख्त को जो है वो उसकी हिफाजत कर सकें। मिनॉरिटीज़ इन बोथ रीजन शुड बी प्रोटेक्टेड। जो भी इन दोनों स्टेट्स, जो स्टेट्स में आपको जो दो रियासतें ऊपर बता के आया हूँ, वहाँ पे जो भी अकलियतें हैं उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इम्पोर्टेड एम्बिग्यूटी, यानी कि यहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं थी, वो क्या थी? इट यूज द वर्ड स्टेट्स विच वाज लेटर इंटरप्रेटेड एज वन कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे जो था वो वर्ड स्टेट्स का लफ्ज़ यानी कि जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया था, रियासतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, जो बाद में जो है वो एक कौम का लफ्ज़ बन गया था, एक मुल्क जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं वो बन गया था। ठीक है, यानी कि जो जमा का लफ्ज़ था वो एक मुल्क यानी कि वाहद में तब्दील हो गया, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, इसके मकासद क्या थे? एस्टेब्लिश पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो सियासी आज़ादाना जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश करना, उसको मुनक्कद करना, उसकी हिफाजत करना। प्रोटेक्ट इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन एंड आइडेंटिटी, और जो इस्लामिक सकाफ़त है, तहजीब है और शनाख्त है उसकी हिफाजत करना। इंश्योर इकनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर मुस्लिम्स, और जो मुसलमान हैं उनका माशी और सियासी इंसाफ जो है वो मुसलमानों को प्रोवाइड करना। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर मिनॉरिटीज़, और जो अकलियतें हैं उनके लिए आइनी हकूक़ जो है उसकी हिफाजत करना, आइनी हकूक़ की। रिजेक्ट सेंट्रलाइज हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो मरकज़ी हुकूमत थी, जो कि हिंदू गवर्नमेंट थी, मरकज़ी हुकूमत, क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी और वो मरकज़ी हुकूमत हिंदू बनाना चाहते थे, तो जो रेजोल्यूशन थी इसने इसको रिजेक्ट कर दिया था। स्ट्रेंथन मुस्लिम यूनिटी अंडर वन लीडरशिप, एक ही लीडरशिप के नीचे मुसलमानों को यूनाइट करना, मुत्तहद करना, उसको मज़ीद मजबूती फ्राहम करना इसके मकासद में शामिल था। फ़ीचर्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, इसकी नुमायाँ खसूसियात क्या थी? सेपरेट नेशन कंसेप्ट, तो बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन रिलीजन, कल्चर, लॉ एंड लाइफ स्टाइल। तो जो दो कौमी नज़रिया था उसमें यह कहा गया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो अलहदा कौमें हैं, उनके मज़हब अलहदा हैं, उनकी सकाफ़त अलहदा है, उनका कानून अलहदा है और उनका तर्ज ज़िंदगी भी अलहदा है। नेक्स्ट है बायो जियोग्राफिकल बेसिस, ओनली मुस्लिम्स मेजोरिटी एरियाज वर इंक्लूडेड। तो जियोग्राफिकली जो है वो खित्ते के तौर पर अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं वहाँ पे उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए, और उनको इकट्ठा करके एक रियासत का या एक मुल्क का दर्जा दे देना चाहिए। इंडिपेंडेंस डिमांड वाज नॉट फॉर एटोनमी बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो जो डिमांड्स की गई थी वो सिर्फ खुद मुख्तारी के लिए नहीं थी, बल्कि कंप्लीट यानी मुकम्मल आज़ादी के लिए थी। ये नहीं था कि यहाँ पे थोड़ा खुद मुख्तारी हो जाए, लेकिन वो तमाम मुसलमानों के जो जो आज़ादी थी वो कम्प्लीटली हासिल करना मकसद था इस करारदाद लाहौर का। फ्लेक्सिबिलिटी, नो क्लियर स्ट्रक्चर अलाउड पॉलिटिकल नेगोशिएशन लेटर। ठीक है, कोई क्लियर स्ट्रक्चर, क्लियर साख्त नहीं दी गई थी हुकूमत बनाने की, इंतज़ामिया की। बाद में जो भी सियासी बहस मुबाहसा था वो करके चीज़ों को तरतीब दे दिया जाना था। मिनॉरिटी राइट्स, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन प्रॉमिस टू मिनॉरिटीज़, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक फ़ीचर। तो ये एक बहुत ही सियासी एक अहम जो था नज़रिया था कि जो अक़लियतें थी उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना अव्वलीन तरजीह था इस करारदाद लाहौर का। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, रेजोल्यूशन फॉलोड लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रादर दैन रेबिलियन। जो रेजोल्यूशन थी उन्होंने लीगल यानी कि आइनी और सियासी फ्रेमवर्क को अपनाया, ना कि कोई बागी तरीका बगावत का। जिस तरह के 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी वो बाद में मुसलमानों को जो था उसका इल्ज़ाम दे दिया गया था कि इन्होंने बगावत की है। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना क्या था। मोहम्मद अली जिन्ना वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रेजोल्यूशन, और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने जिस तरह के गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है ना, उसका किरदार अदा किया था कि इस रेजोल्यूशन को पास करवाने में और पेश करने में कायदे आज़म का बहुत बड़ा रोल था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स, शिफ्टेड मुस्लिम डिमांड्स फ्राम सेफ गार्ड सेपरेटेड होमलैंड। तो जो मुसलमान थे उन्होंने अपने आइनी और इस्लामी हकूक़ जो थे उनकी हिफाजत के लिए जो डिमांड की थी वो फिर बाद में एक अलग वतन की डिमांड बन गई। मेड मुस्लिम लीग द सोल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, और मुसलमानों ने जो मुस्लिम लीग थी उसको अपनी एक सिंपल जो थी कि यानी मुसलमानों के हकूक़ की जो अलमबरदार जमात थी उसको डिक्लेयर कर दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के हकूक़ की अलमबरदार है। विजनरी लीडरशिप,
जिना फोरसा दैट डेमोक्रेसी इन यूनाइटेड इंडिया इज इक्वल टू हिंदू मेजोरिटी डोमिनेंस। तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने देखा कि अगर ये बरसगीर में जमहूरियत का निज़ाम आ जाता है तो इससे क्या होगा कि जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज़ है वहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत बन जाएगी और वहाँ पे जो हिंदू हैं वो गालिब आ जाएंगे और मुसलमानों को पसे पश डाल दिया जाएगा। मुस्लिम्स वुड बिकम पोलिटिकली वीक और मुसलमान जो है वो सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो अलामा इकबाल ने 1930 में जो खुतबा इलाहाबाद दिया था उसके बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में हम वैसे पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ही क्लियरली स्टेटेड इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर नॉट जस्ट रिलीजन्स बट कंप्लीट सोशल सिस्टम। इस्लाम और हिंदुइज्म यानी कि इस्लाम जो रिलीजन मज़हब है और हिंदुइज्म ये कोई सिर्फ जो है वो कोई मज़हब नहीं है बल्कि एक कंप्लीट मुकम्मल जो है वो सियासी समाजी निज़ाम है। ज़िंदगी को गुजारने का एक कंप्लीट तरीक़ाकार इसमें मौजूद है। मुस्लिम्स हैव देयर ओन लॉज कल्चर हीरोज़ एंड ट्रेडिशन। जो मुसलमान हैं उनके अपने कानून हैं, उनका अपनी सकाफ़त है, उनके अपने हीरोज़ हैं, उनकी अपनी तारीख़ है और उनकी अपनी ही रिवाज है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी? अवॉइड इमोशनल स्लोगन्स। तो इस रेजोल्यूशन में ये बताया गया था कि आपने जो इमोशनल स्लोगन्स हैं, इमोशनल नारे हैं, उनसे अवॉइड करना है, उनसे बचना है, ठीक है? जज्बाती नहीं होना। यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स। तो आपने आइनी और जो लॉजिकली जो प्रूवन दलाइल हैं वो आपने पेश करने हैं, ठीक है? तो किसी खून खराबे या झगड़े की तरफ नहीं जाना। जो भी कानून की हद में रहकर हमने दलाइल पेश करने हैं। यूनाइटेड डाइवर्स मुस्लिम रीजन्स अंडर वन डिमांड। तो इस रेजोल्यूशन ने क्या किया कि जो मुसलमान डिफरेंट खितों में अलग-अलग खितों में रहते थे, जिनके जो नज़रियात थे वो अलग-अलग थे, उनको एक डिमांड में नीचे इकट्ठा कर दिया। डिप्लोमेटिक स्किल प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन इन मॉडरेट टोन। ठीक है, एक मॉडरेट टोन मॉडरेट जो है वो रवैये में लहजे में इस रेजोल्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, पेश किया गया। अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद ब्रिटिश। तो इस चीज़ को अवॉइड किया गया कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो बरतानिया का निज़ाम है, उससे डायरेक्टली आप जो है वो झगड़ा शुरू कर दें, ठीक है, लड़ना झगड़ना, इससे अवॉइड किया गया था। कैप्ट ऑप्शन फॉर नेगोशिएशन। तो बहसो मुबासे के जो ऑप्शंस थे वो रखे गए थे। ये नहीं था कि जो बात हमने कर दिया है उसी पे हम अमल करेंगे, वही चीज़ होगी जो हमने बोल दिया। नहीं, जो बहसो मुबासा था वो उसकी जो थी वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी साथ में रखी गई थी। नेशन बिल्डर दिस रेजोल्यूशन मेड जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। ठीक है, यानी ये जो रेजोल्यूशन थी इसके बाद कायदे आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का लक़ब दे दिया गया था, जिसका मतलब है कि मुसलमानों का अजीम लीडर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शंस टू द रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन के जो रिएक्शन डिफरेंट जो पार्टीज़ थी, जिस तरह के कांग्रेस, ब्रिटिश ने क्या रिएक्शन दिया था, मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रिएक्शन था। तो कांग्रेस जो थी उसने तो इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी उनके मफादात के ख़िलाफ़ थी। ठीक है, तो उसने जो है कांग्रेस ने वो कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्लेम्ड इट वुड डिवाइड इंडिया। उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि ये जो मुस्लिम लीग के जो हैं नकात यानी कि जो डिमांड्स हैं वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे, बरसगीर को डिवाइड कर देंगे। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी अपोज्ड पार्टीशन। और जो महात्मा गांधी जैसे रहनुमा थे उन्होंने इस पार्टीशन को अपोज किया, मुखालफत की इसकी। बरतानिया का क्या रिएक्शन था? वो तकरीबन न्यूट्रल ही थे बस, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा मुहतात हो गए। सा इट एज लेवरेज इन निगोशिएशंस। उन्होंने देखा कि इसमें थोड़ा सा जो है वो बहसो मुबासा का फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसकी तरफ जो है वो लचक दिखाई। लेटर कंसिडर्ड इट इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान्स। तो बाद में जो है वो आइनी प्लान जो बने थे इसको उसमें शामिल कर लिया गया। तो मुसलमानों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि ये मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पेश करदा करारदाद थी, मुसलमानों के हकूक़ की बात की गई थी इसमें, तो मुसलमानों का रिएक्शन जो था वो बहुत इस पर पुरजोश था। इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो थी उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जो मशहूरियत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। मुस्लिम्स यूनाइटेड पॉलिटिकली। मुसलमान जो थे वो सियासी तौर पर आपस में मुत्तहद हो गए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का क्या था? स्ट्रांगली अपोज थे। हिंदू तो ज़ाहिर बात है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे और उनकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात थी उसके भी ख़िलाफ़ थे, तो उसको स्ट्रांगली उन्होंने अपोज किया, उसकी मुखालफत की। फियर ऑफ लूजिंग पोलिटिकल एंड इकनॉमिक कंट्रोल। तो जो हिंदू थे उनको ये डर लग गया था कि अब उनका जो सियासी और मुआशी कंट्रोल था बरसगीर पर वो कमज़ोर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन।
तो लाहौर की जो करारदाद थी उसके इम्पैक्ट क्या थे? सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है? कलील मुद्दती इम्पैक्ट, कलील मुद्दती असर जिसको बोलते हैं। स्ट्रेंथन मुस्लिम लीग को मजबूत कर दिया, मुसलमानों को एक ही सियासी आवाज़ में इकट्ठा कर दिया, क्रिएटेड क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शंस, और मुसलमानों के लिए जो सियासी सिमत थी वो डिस्कवर कर दी, मुसलमानों को सियासी डायरेक्शन दे दी, ठीक है, कि आपने इस सिमत में जाना है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? लेड टू डिमांड फॉर पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसको जो है वो उसकी तरफ रास्ता बना दिया। इन्फ्लुएंस्ड मेजर इवेंट्स, तो इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा जो मेजर इवेंट्स हुए वो कौन कौन से थे? क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, गांधी जिना टाक्स 1944 में हुई, कबीना मिशन प्लान 1946 में। तो ये तीन जो हैं वो सन आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। फाइनल आउटकम क्या थी? फाइनल आउटकम थी कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। तो इसकी जो फाइनल इसका नतीजा आया वो ये था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया। कंक्लूजन क्या है? नतीजा यानी कि लास्ट पे मैं आपको पूरे जो लेक्चर का क्रक्स है वो मैं बता देता हूँ 3-4 लाइनों में। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट इन आइडियोलॉजी। तो जो करारदाद लाहौर थी वो कोई एक सियासी बयान नहीं था, बल्कि एक इनकलाबी शिफ्ट था आइडियालॉजी में। मुसलमानों का जो नज़रिया था उसको इसने चेंज करके रख दिया। इट ट्रांसफॉर्म मुस्लिम्स फ्राम ए माइनॉरिटी सीकिंग राइट्स इनटू अ नेशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। तो जहाँ पर मुसलमान पहले सोच रहे थे कि हम एक अकलियत हैं और अकलियतों के जो हकूक़ होते हैं वो हमें मिलने चाहिए, इस करारदाद ने क्या किया कि उनको एक कौम का उन्होंने एक दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने कौम में जो है वो एक अलहदा वतन की जो है अलहदा आज़ादी की जो है वो डिमांड करती। द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टर्न इनटू द विजनरी इनटू रियलिटी थ्रू डिटर्मिनेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विजडम। और कायदे आज़म की जो लीडरशिप थी उसमें मौजूद था कि अज़्म समीम मौजूद था, ठीक है, स्ट्रेटजी मौजूद थी और पॉलिटिकल विजडम, ठीक है, और सियासी अक्लमंदी भी मौजूद थी, जिसकी वजह से यह मुसलमानों को 1947 में पाकिस्तान मिला। विदाउट दिस रेजोल्यूशन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो इस करारदाद के बगैर पाकिस्तान का जो वजूद था वो नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कोई भी मसला परेशानी आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।